हेलो एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मेरा नाम है शैनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो क्या है ये कंपनी, क्या करती है, क्या इसके की ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं, फिनेंशियल ग्रोथ कैसी रही है, आगे जाके कंपनी में क्या ग्रोथ एस्पेक्ट्स आ सकते हैं एंड वैल्यूएशन टर्म्स में पीयर कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड इस कंपनी के बिजनेस को अगर हम ब्रॉड बेसिस पे क्लासिफाई करें तो ये कंपनी दो टाइप के बिजनेस करती है। द फर्स्ट इज़ द प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग बिजनेस। तो ये काफ़ी सालों से प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सो बेसिकली जैसे डाइज होते हैं, डाइज के बेस पे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये कंपनी सेगमेंट में। इनके एप्लीकेशंस काफ़ी वेरिड इंडस्ट्री में हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे कंपनी दोनों ही टाइप से ऑपरेट करती है। वन इज़ द ओरिजिनल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ODM बिजनेस जिसे हम कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या OEM जिसे कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ODM दोनों ही बिजनेस मॉडल के थ्रू ये कंपनी ऑपरेट करती है। ये ODM बिजनेस क्या है ये, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझने के लिए हम एक स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एन इक्विपमेंट। ओरिजिनली जो कोई भी अगर इक्विपमेंट बनाना होता है तो उसके पहले उसकी डिज़ाइन बनती है, तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को सोर्स किया जाता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग से लेके ये आगे लॉजिस्टिक्स में टूवर्ड्स द एंड कंज्यूमर ये जाता है, एंड उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज होती है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में अगर कोई कंपनी ये पांचों स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है तो उसे ODM कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या OEM बिजनेस मॉडल। इस केस में अगर कंपनी डिज़ाइन वाला जो पार्ट है वो नहीं करती है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है, सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड देन मैन्युफैक्चरिंग द एंटायर प्रोडक्ट, तो वैल्यू चेन में जो डिज़ाइन वाला पार्ट है ये इनके कस्टमर्स करते हैं, एंड बाकी का जो काम है वो ये कंपनी करती है। दैट इज़ कॉल्ड द OEM बिजनेस मॉडल। इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो 1977 में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की शुरुआत हुई थी। एक छोटे से फैक्ट्री में यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 1995, इस कंपनी ने अपना पहला टीवी प्लांट यहाँ पे सेटअप किया था इन 1995। नोएडा में ये प्लांट बेस्ड था। उसके बाद 1999 में कंपनी ने एक PCB असेंबली लाइन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करी। उसके बाद 2003 से ये कंपनी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। सिंस 2003 ये कंपनी इस बिजनेस में ऑपरेट कर रही है। उसके बाद इसी बिजनेस में कंपनी ने काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में डाइवर्सिफाई किया, एंड ऑटो इंडस्ट्री जो कि इनका एक मेजर एप्लीकेशन बन चुका है आज, तो ऑटो इंडस्ट्री में फोरे इन्होंने 2010 में किया था फॉर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। 2010 में एक और चीज़ हुई थी कि कंपनी जो टीवी बना रही थी सिंस 1995, तो बॉक्स टीवीज़ आप काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा ये, तो बॉक्स टीवीज़ ये कंपनी बनाती थी। लेकिन 2010 के बाद 2010-11 के अराउंड जो मार्केट है वो थोड़ा सा चेंज होने लगा। देयर वॉज अ शिफ्ट टूवर्ड्स LCD एंड LED टीवीज़। तो इस कंपनी ने बॉक्स टीवीज़ जो ये लोग बनाते थे उसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, एंड दे फोरेड आउट ऑफ द टेलीविज़न मार्केट। इसके बाद कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में वापस से एंट्री ली बाय प्रोड्यूसिंग एयर कूलर्स। तो जो कूलर्स होते हैं 2015 में कंपनी ने उसका स्टार्ट किया, वो बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके साथ साथ उनका जो प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस है उसको भी वो कंटिन्यूसली डाइवर्सिफाई करते रहे। 2017 में कंपनी ने वॉशिंग मशीन्स का में फोरे किया, तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का यहाँ पे कंपनी ने प्रोडक्शन चालू किया। एंड 2018 में AC के इंडोर यूनिट, स्प्लिट AC जो होता है, जिनका एक यूनिट हमारे रूम के अंदर होता है और दूसरा यूनिट रूम के बाहर होता है या बिल्डिंग के बाहर होता है, तो जो इंडोर यूनिट्स होते हैं उसका प्रोडक्शन यहाँ पे कंपनी ने 2018 से चालू किया।
2020 में कंपनी ने फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में फोरे किया। 2017 में सेमी ऑटोमेटिक एंड 2020 में फुल्ली ऑटोमेटिक, लेकिन ये दोनों भी कैटेगरीज में कंपनी ने सिर्फ टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स में ही प्रोडक्शन चालू किया है। फ्रंट लोड में कभी अभी तक ये कंपनी आई नहीं है इस सेगमेंट में। 2021 में कंपनी ने एसी के आउटडोर यूनिट्स भी बनाना चालू किए हैं और इसके साथ साथ 2022 में कंपनी ने एलईडी टीवी मार्केट में वापस से एंट्री ली। 2010-11 में जब उन्होंने एग्जिट ली, उसके 10 साल बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी ने ये वापस से टेलीविज़न मार्केट में एंट्री ली है। 2023 ये जो साल रहा है कंपनी के लिए, इट वॉज एन एक्सपांशन ईयर फॉर दिस कंपनी। काफ़ी सारे सेगमेंट्स में इन्होंने अपनी कैपेसिटीज़ ऑलमोस्ट डबल कर दिया, उससे भी ज़्यादा बढ़ाई है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट रहेगा कि जब कैपेसिटीज़ बढ़ती है तो कंपनी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में भी बढ़त दिखती है। उसके साथ साथ अगस्त सितंबर के अराउंड कंपनी ने QIP भी रेस किया था 2023 में। 500 करोड़ का QIP इस कंपनी ने रेस किया एंड मेजरली इट वाज टू रीपे देयर डेट्स दैट दे हैड टेकन टू फॉर दीज कैपेसिटी एक्सपेंशंस। कंपनी के की क्लाइंट्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ ये कंपनी एसोसिएटेड है, फ्रॉम एटनबर्ग टू वर्लपूल। तो बहुत एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बेस कस्टमर बेस यहाँ पे इस कंपनी का हमें नज़र आता है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, बीट ब्लू स्टार है, हैवेल्स है, लॉयड है, यहाँ पे रिलायंस डिजिटल के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, वोल्टास के साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनीज के साथ, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस को 4 अलग अलग वर्टिकल्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे बड़ा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल इज द प्रोडक्ट्स डिवीजन। इस डिवीजन में कंपनी अपने RAC बिजनेस को चलाती है, यानी कि जो रूम एयर कंडीशनर बिजनेस है वो चलाती है। उसके साथ साथ वॉशिंग मशीन्स का भी बिजनेस यहाँ पे ये कंपनी करती है और एयर कूलर्स भी यहाँ पे कंपनी बनाती है। ओवरऑल इस सेगमेंट का जो मिक्स है वो अराउंड 61% रहा है। 1668 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने क्लॉक किया था इस सेगमेंट में। नेक्स्ट जो सेकेंड लार्जेस्ट सेगमेंट है दैट इज़ द प्लास्टिक मोल्डिंग सेगमेंट। जो 2003 में इन्होंने फोरे किया, ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो गया है एंड ये अभी 25% रेवेन्यू फॉर्म करता है इस कंपनी का। 694 करोड़ का रेवेन्यू इस सेगमेंट से आया है। तो इनके जो एप्लीकेशंस है वो वेरिड इंडस्ट्रीज़ में है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये लोग फोरे किया था इन्होंने एंड उसका जब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये जैसे कि AC के लिए सपोज AC का जो आउटलेट का जो फिटिंग होता है, जो प्लास्टिक का पार्ट जो हमें बाहर से दिखता है, तो वो सारे मोल्ड्स करके ये लोग बनाते थे एंड फिर उन्होंने खुद ही कर लिया इन द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, सैनिटरी वेयर, ऑटो सेगमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कई सारे सेगमेंट्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में कंपनी PCB असेंबलीज पे काम करती है और इनका टेलीविज़न बिजनेस भी है। लेकिन इनका जो टेलीविज़न बिजनेस है, अभी रिसेंटली कंपनी ने एक JV फॉर्म करी है जिसके अंडर कंपनी अपना टेलीविज़न बिजनेस उस JV में ट्रांसफ़र कर देगी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 14% का रेवेन्यू मिक्स इस सेगमेंट से आता है, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से, एंड 373 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस सेगमेंट से आया था। इसके अलावा कंपनी का एक छोटा सा और सेगमेंट भी है टूल मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन सिर्फ 12 करोड़ का ही रेवेन्यू इस सेगमेंट से आया है। सेगमेंट वाइज मिक्स अगर हम देखें तो लास्ट 5 सालों में कैसे चेंज आया है ये हमें नज़र आएगा एंड एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि प्रोडक्ट बिजनेस जो सिर्फ 23% रेवेन्यू फॉर्म करता था वो आज मोर देन 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड वहीं प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो 69% से घटकर 25% पे इसका मिक्स आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक मोल्डिंग का बिजनेस में कॉन्ट्रैक्शन आया है, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लोअर थी एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स डिवीजन। प्रोडक्ट बिजनेस में एक ह्यूमंगस ग्रोथ देखने को मिली है एंड उसी के वजह से ये जो मिक्स है वो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट बिजनेस चेंज हुआ है। FY24 में इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का जो शेयर है, जो मिक्स है, वो 14% पे आ गया बिकॉज कंपनी ने टेलीविज़न बिजनेस
में यहाँ पे फोरे किया एंड उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन यहाँ पे आया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का मिक्स इस साल बढ़ा, लेकिन अब वो टेलीविज़न का जो रेवेन्यू है वो अपनी जेवी में अगर जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू से बाहर निकल जाएगा। तो अगेन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का जो मिक्स है वो अगेन लोअर साइड पे हमें अगले साल में देखने को मिल सकता है। सेगमेंट वाइज ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 4 ईयर्स में FY20 से लेके FY24 जो 4 ईयर का कैगर निकल के आता है तो प्रोडक्ट्स डिवीजन में 88% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था एंड प्लास्टिक मोल्डिंग में 12% का ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन जो टेलीविज़न के बिजनेस से काफ़ी ग्रो हुआ है FY23 एंड 24 में, वो उसमें जो टोटल 4 ईयर की कैगर की ग्रोथ है वो 72% पे रही है। इन्हीं सब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से जो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है लास्ट 4 ईयर्स में वो 44% से बढ़ा हुआ है। तो प्रोडक्ट बिजनेस का जो इतना अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है तो कौन से सेगमेंट में कितनी ग्रोथ आई है प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि 3 अलग अलग कैटेगरीज है तो उसका भी एक एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। तो जो 1668 करोड़ का रेवेन्यू FY24 में आया था तो उसमें 1300 करोड़ सिर्फ रूम एसीज के बदौलत रेवेन्यू आया है, और जो वॉशिंग मशीन्स का सेगमेंट है वो 304 करोड़ का रेवेन्यू उस सेगमेंट से आया एंड अराउंड 47 करोड़ का रेवेन्यू हमारे एयर कूलर सेगमेंट से आया है। तो इस सेगमेंट इन सारे प्रोडक्ट्स का भी अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो RAC इज़ द की ड्राइवर हियर। 105% का ग्रोथ रूम एयर कंडीशनर्स में देखने को मिला है, वॉशिंग मशीन्स में 53% का ग्रोथ एंड एयर कूलर्स में 24% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला है। सो एक सवाल तो आप सभी के मन में आया ही होगा कि क्यों ऐसा हुआ कि रूम एसीज में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली कि एवरी ईयर रेवेन्यू डबल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो अक्टूबर 2020 में हमारे गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास किया एंड जो भी रेफ्रिजरेंट फिल्ड एसीज आते थे जो इंपोर्ट होते थे उस पर एक कंप्लीट बैन लगा दिया। सो ये की रीज़न है कि जो रूम एसी का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडिया में उसे बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिला है। तो पहले जितने भी कंपनीज हुआ करती थी वो जो भी सारे ब्रांड्स एसीज बनाते हैं वो सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आउट ऑफ इंडिया करते थे एंड उसको यहाँ पे लाकर सिर्फ यहाँ बेचते थे। लेकिन जब ये इंपोर्ट बैन हो गया तो एम्बर एंटरप्राइजेज, ईपैक ड्यूरेबल्स एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ये जो की कंपनीज है इस सेगमेंट में, इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ये एक गवर्नमेंट ड्रिवन रैली हम देख सकते हैं कि नॉट जस्ट रैली, इट्स लाइक द सर्ज इन रेवेन्यूज़। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई है। तो दैट इज़ द की रीज़न कि RAC बिजनेस इतना अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हिस्टोरिकली दिया है लास्ट 3 सालों में। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो एक यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर रही है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी के लिए और भी कुछ चीज़ें वर्कआउट की है। जैसे डिमांड कंपनी को देखने को मिली तो कंपनी ने केपेक्स करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करी, काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपांड किया एंड लो कॉस्ट मॉडल पे ये लोग यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप मॉडल पे इन्होंने बिजनेस फंक्शन किया। सो कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में एट अ चीपर प्राइस रखे सो दैट दे गेट मोर वॉल्यूम एंड मोर मार्केट शेयर। तो उसी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी फास्ट नज़र आई है। एंड इसी के साथ साथ कंपनी ने एक और चीज़ की है कि अभी वो प्रोडक्ट के लीडरशिप पे भी फोकस कर रही है, यानी कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे कि उनके प्रोडक्ट्स कितने यूनिक है, इन सारी चीज़ों पे भी कंपनी ने अभी फोकस करना चालू कर दिया है। सो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की हम बात कर ही रहे थे तो AC का जो कैपेसिटी था तो आउटडोर यूनिट्स की कैपेसिटी 3 लाख से लेके अभी ऑलमोस्ट 12 लाख के आसपास आ चुकी है लास्ट 2 सालों में एंड इंडोर यूनिट्स की कैपेसिटी 13 लाख से बढ़ के 24 लाख पे आ चुकी है। कंपनी ने विंडो एसीज में भी फोरे किया FY24 में एंड 3 लाख की कैपेसिटी यहाँ पे इस सेगमेंट में कंपनी ने सेटअप की है। वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स जो है तो उसका कंपनी ने बताया कि 12 लाख की कैपेसिटी FY23 में थी एंड नाउ दे आर ऑन गोइंग एन एक्सपांशन जिसमें वो अपनी कैपेसिटी 20 लाख तक कर देंगे। तो जो FY22 में 6 लाख की कैपेसिटी थी वो FY25 में 20 लाख के आसपास आ जाएगी। वहीं फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन्स की अगर हम बात करें तो 1,80,000 की कैपेसिटी यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी ने रखी है।
एयर कूलर्स में भी कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपांशन किया FY23 में। हमने शुरुआत में भी बात करी थी जब हम टाइमलाइन देख रहे थे कि FY23 हैड बीन अ ईयर ऑफ एक्सपांशन फॉर दिस कंपनी। सो यहाँ पे भी कैपेसिटी डबल हो गई इस सेगमेंट की। और टीवीज़ में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो FY23 में 5 लाख थी एंड दिस कंपनी इज़ नाउ एक्सपांडिंग इट टू 12 लाख यूनिट्स पर ईयर। तो यहाँ पे भी एक्सपांशन कंपनी का ऑनगोइंग है। कंपनी के मार्केट पोजीशनिंग की बात करें, बिकॉज ये जो कंपनी है इनके अलावा और भी कंपनीज है जो B2B मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो रूम एसीज में जो मार्केट लीडर है दैट इज़ एम्बर एंटरप्राइजेस एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इज़ ईपैक ड्यूरेबल्स एंड कंपनी स्टैंड्स एट नंबर 3 पोजीशन इन द मार्केट। वॉशिंग मशीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर डिक्सन टेक्नोलॉजीज। सो कैपेसिटी की बात करें वॉशिंग मशीन सेगमेंट में तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की कैपेसिटी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास 12 लाख्स की है, वहीं मार्केट लीडर जो है उनके पास 24 लाख्स की कैपेसिटी है। और फुल्ली ऑटोमेटिक में अगर हम देखें तो जहाँ PGEL के पास 1.8 लाख की कैपेसिटी है, वहीं डिक्सन के पास 6 लाख्स की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी वाइज डिक्सन काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन PGEL इज़ ऑल्सो एक्सपांडिंग इन दिस सेगमेंट एंड इस एक्सपांशन के बाद ये अपना जो गैप है उसको ब्रिज करना चाहेंगे एंड दे वांट कि मोर एंड मोर मार्केट शेयर वो इस सेगमेंट में अडॉप्ट कर सके। इसके साथ साथ कंपनी अपने LED TV बिजनेस में भी है और IT हार्डवेयर में भी ये कंपनी कुछ काम कर रही है। यहाँ पे वो लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स बनाने का ट्राई कर रही है एंड दे आर गोइंग टू फोरे इट वेरी सून। नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स में शायद कंपनी इस सेगमेंट में भी रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर दे, मीनिंगफुल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे सेगमेंट्स में कंपनी फोरे करने का प्लान कर रही है। सो कंपनी की हिस्टोरिकल ग्रोथ के बारे में तो हमने देख लिया कि RAC बिजनेस जो था ये हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है इस कंपनी के लिए एंड आगे जाके जो बिज़नेस रहेगा, जो ग्रोथ रहेगी बिज़नेस की, दैट विल बी थ्रू वॉशिंग मशीन्स। तो हमने देखा कि कंपनी वॉशिंग मशीन्स में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है एंड जो मार्केट लीडर है वो कैपेसिटी टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा आगे है, रेवेन्यू टर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो इसी का एक स्कोप जो हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कोप वॉशिंग मशीन में अभी भी अवेलेबल है इस कंपनी के पास, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है फॉर दिस कंपनी। सो कंपनी ने जो अपना वॉशिंग मशीन बिजनेस FY18 में स्टार्ट किया था, FY19 में उन्होंने अपना ODM बिजनेस मॉडल इस वॉशिंग मशीन के लिए चालू किया एंड FY20 में फुल्ली ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म कंपनी ने लॉन्च किया। करेंटली इनके पास जो 12 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी है और कंपनी एक न्यू ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बना रही है इन नोएडा, जिससे इनकी जो कैपेसिटी है वो 20 लाख यूनिट्स पर एनम पर आ जाएगी। इसके साथ साथ कंपनी के पास जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसकी 1,80,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है। वॉशिंग मशीन्स में इतना ज़्यादा स्कोप क्यों है? तो 80% जो वॉशिंग मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं, जब B2B मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो कंपोनेंट सोर्सिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है एंड 80% जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंडिया में रेडीली अवेलेबल है। अनलाइक ACs जहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्रेसर जो होता है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होता। तो वॉशिंग मशीन में ये एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ रहती है कि यहाँ पे स्केल करना ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू द RAC बिजनेस। सो वॉशिंग मशीन के जो की ड्राइवर्स की बात करें इस कंपनी के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फर्स्टली कंपनी नए SKUs लॉन्च कर रही है। सेकेंडली कंपनी ने ये भी बताया था साल भर पहले, मैनेजमेंट ने बताया था कि उनका थोड़ा सा मीडियम टर्म में प्लान है कि वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स में भी फोरे करे, तो वहाँ पे भी उनका एक न्यू लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिवेट हो सकता है। थर्ड इज़ इनका जो रेवेन्यू बेस है वॉशिंग मशीन्स का, और सिर्फ 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने FY24 में किया है, तो ये बेस जो है वो काफ़ी छोटा है एंड कंपनी यहाँ पे केपेक्स भी एग्रेसिवली कर रही है। तो इन सभी रीजंस के वजह से इनका जो वॉशिंग मशीन का बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि क्या स्कोप अवेलेबल है। तो जो मार्केट लीडर है वो
1200 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू किया है उसने इन FY24 डिक्सॉन की अगर हम बात करें। एंड वहीं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने 300 करोड़ का रेवेन्यू किया है इन FY24 फॉर द वॉशिंग मशीन्स बिजनेस। तो 4x का ग्रोथ यहाँ पे, तो सिर्फ मार्केट अपॉर्चुनिटी तो फिर आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी है। सो इसे हम पॉजिटिवली ही लेना चाहेंगे कि जो स्कोप है वो काफ़ी अच्छा है, कंपनी के जो बाकी ड्राइवर्स है वो इन प्लेस है, एंड इसी वजह से वॉशिंग मशीन कुड बी अ नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस कंपनी इन द कमिंग ईयर्स। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द टीवी बिजनेस। सो कंपनी अपना जो टेलीविज़न बिजनेस है वो अपने एक नई जेवी में ट्रांसफ़र करने वाली है। गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक जेवी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो इसमें दो पार्टनर्स रहेंगे, 50-50% की होल्डिंग रहेगी दोनों की। सो जैना ग्रुप एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये दोनों जो एंटिटीज़ है वो यहाँ पे साथ में आ रही है टू फॉर्म दिस जेवी। तो जैना ग्रुप जो है इट इज़ वन ऑफ द 3 प्लेयर्स इन इंडिया जिनके पास एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी बनाने का लाइसेंस है। सो वन इज़ ऑब्वियसली डिक्सॉन, सेकेंड एक प्राइवेट प्लेयर है, एंड थर्ड इज़ द जैना ग्रुप। तो ये लाइसेंस जब यहाँ पे इस जेवी में आ जाएगा तो बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे ओपन हो जाता है फॉर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अपनी ऐड तो कर ही रही है, एंड उसके साथ साथ स्मार्ट टीवी में फोरे करने का भी कंपनी को यहाँ पे एक इजी रूट मिल चुका है। तो दिस कुड बी ऑल्सो अ गुड स्टोरी फॉर द कंपनी। ऑपरेशंस के बारे में तो हमने इस कंपनी के समझ ही लिया है, अभी फाइनेंशियल्स की थोड़ी और बातें कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि लास्ट जैसे ये प्रोडक्ट्स बिजनेस का मिक्स जो है वो बढ़ने लगा, तो कंपनी ने 44% का ग्रोथ लास्ट 4 साल में कंसोलिडेटेड बेसिस पे किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू FY19 में यहाँ पे कंपनी ने किया था, वो अभी बढ़ के 2700 करोड़ पे आ चुका है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज जो कंपनी के मार्जिन है, 2% का मार्जिन यहाँ पे FY19 में एंड 0.5% का मार्जिन FY20 में, और उसके बाद भी 1.7% का मार्जिन यहाँ पे था। तो जो प्रोडक्ट बिजनेस काफ़ी डोमिनेंट था, तो कंपनी 2% से ज़्यादा का मार्जिन कर ही नहीं पा रही थी, एंड वही नेट प्रॉफिट मार्जिन आज 4.9% पे आ चुका है। एंड इसके आगे जो कंपनी का गाइडेंस है उसके हिसाब से तो और भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है व्हेनेवर अ कंपनी इज़ ऑपरेशनली इम्प्रूविंग इट्स मार्जिन, तो उनकी इफ़िशियंसी बढ़ रही है, बेटर प्रोडक्ट मिक्स की ओर वो जा रहे हैं, तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल्स के लिए एक अच्छी बात है। कंपनी ने लास्ट 2 सालों से अपना गाइडेंस देना शुरू किया। FY23 एंड FY24 दोनों ही सालों में उन्होंने अपना जो गाइडेंस है वो बीट किया है। फॉर एग्जांपल FY23 में 1800 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू बोला था, 2160 करोड़ का रेवेन्यू ने एक्चुअली उन्होंने किया था, एंड वही एबिडा जो था 126 करोड़ का गाइडेंस था वो 172 करोड़ पे क्लॉक किया था। रेवेन्यू FY24 में थोड़ा सा पैक ड्रॉप दिखा था, लेकिन एबिडा टर्म्स में 210 करोड़ के गाइडेंस के अगेंस्ट कंपनी ने 263 करोड़ का एबिडा जनरेट किया इन FY24। तो ये एक अच्छी साइन होती है व्हेनेवर द मैनेजमेंट इज़ सेइंग समथिंग और उसको ओवर अचीव कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी निशानी होती है, एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी होती है। सो कंपनी का FY25 के गाइडेंस की बात करें तो प्रोडक्ट्स बिजनेस जो है इनका मेन सेगमेंट है वहाँ पे 44% का ग्रोथ यहाँ पे बोल रहे हैं। टीवी बिजनेस में लगभग 50 करोड़ की इन्वेंट्री इनके पास है जो वो सेल कर देंगे, एंड उसके बाद बाकी का जो रेवेन्यू रहेगा टीवी का वो उनकी जेवी में आएगा, जो 600 करोड़ का रेवेन्यू FY25 में कर सकती है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहेगा उसमें 24% की ग्रोथ कंपनी गाइड कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, बॉटम लाइन की अगर बात करें तो 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कमिट कर रही है टू अचीव 200 करोड़, जिसमें 46% का ग्रोथ रहेगा फ्रॉम FY24। सो 137 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो 200 करोड़ पे जाकर आ जाएगा। अभी हम इस कंपनी के लिए इंडस्ट्री एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, उनका इंडिया में पेनिट्रेशन कैसा है। तो कुछ कंपोनेंट्स का पेनिट्रेशन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो मेजर कंपोनेंट्स है इस कंपनी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये लोग बनाते हैं, दैट इज़ वॉशिंग मशीन एंड रूम एसी। तो वॉशिंग मशीन में इंडिया में सिर्फ 14% का पेनिट्रेशन है, एंड एयर कंडीशनर में सिर्फ 7 to 8% का पेनिट्रेशन है।
सो दिस इज़ अ गुड साइन कि यहाँ पे स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है, कि बहुत न्यू डिमांड यहाँ पे आ सकती है। सो अगर हम रूम एसीज की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में 80-85% का भी पेनिट्रेशन देखने को मिला है, वही इंडिया में 7-8% का पेनिट्रेशन है। सो इसके रीज़न जो है लोअर पेनिट्रेशन का, तो इंडिया में पावर अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, कनेक्टिविटी पावर की नहीं थी, तो वो एक रीज़न था। उसके साथ साथ जो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है, अभी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, पावर सप्लाई तो इम्प्रूव हो ही रहा है, हम देख रहे हैं कि पावर कनेक्टिविटी गांव-गांव में आ रही है, एंड अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इन प्रोडक्ट्स का बढ़ने लगा है। इसके साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग भी इजीली अवेलेबल होने लग गई है, तो फाइनेंसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है। और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेडेशन का जो जर्नी है वो हमेशा अपसाइड पे ही रहेगा, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो जैसे ही पर कैपिटा इनकम बूस्ट होते जाएगा तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स जो होगी तो वो फ्रॉम नीड्स वांट्स टू नीड्स एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है। एंड इंडिया में हीट वेव्स की बात तो हम कर ही सकते हैं कि हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा है, जो टेम्परेचर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हुए नज़र आ रहा है। सो ज़्यादा हीट इंटेंसिटी मीन्स मोर डिमांड फॉर एसीज, तो ये भी एक डिमांड ड्राइवर रह सकता है फॉर द एसी बिजनेस। जो कंपनी का ओवरऑल मिक्स है वो इंडस्ट्री के हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन प्रोफाइल में फॉल करता है। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वो इस सेगमेंट में फॉर्म करते हैं। डिक्सन, एम्बर एंटरप्राइजेस, इपैक ड्यूरेबल्स, ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो इस सेगमेंट में फॉल करती है हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन्स में। वहीं हम बात करें कंपनीज लाइक केन्स, सिरमा, ये भी ईएमएस कंपनीज है, बट दे आर इनटू सेगमेंट्स दैट आर हाई मार्जिन एंड लो वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम रहेगा लेकिन इनके मार्जिन जो है वो काफ़ी बेटर रहेंगे। कंपनी आईटी हार्डवेयर में फोरे करने का ट्राई कर रही है, उन्हें पीएलआई बेनिफिट्स भी मिले हैं आईटी हार्डवेयर के रिगार्डिंग, सो मीनिंगफुल रेवेन्यू जनरेट भी होना चालू हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ लो मार्जिन बिजनेस। तो ओवरऑल कंपनी के जो मार्जिन है वो लो मार्जिन प्रोफाइल में ही रहेगा। तो सिंगल डिजिट के नेट प्रॉफिट मार्जिन हम लोग इस कंपनी में अगर जब तक ये सेगमेंट्स में ही कंपनी लिमिटेड रहेगी तो सिंगल डिजिट के वो नेट प्रॉफिट मार्जिन ही इस कंपनी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो आरएसी सेगमेंट है कंपनी का, जो बिगेस्ट सेगमेंट है, ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है रूम एसीज, तो वो जो इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ रही है अभी तक के वो 9% की रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम्स में 12% का इंडस्ट्री ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि जब इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो भी पेस अप करती है तो कंपनीज दैट आर बेटर इन द इंडस्ट्री उन्हें और भी ज़्यादा मौका मिलता है टू परफॉर्म वेल। सो ये तो वॉल्यूम की बात है, लेकिन अगर हम वैल्यू टर्म्स में बात करें इंडस्ट्री ग्रोथ की तो वो 11% की जो हिस्टोरिकल ग्रोथ थी वो 16% पे आ सकती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि वॉल्यूम ग्रोथ भी है प्लस प्राइस इंक्रीजेस भी हो गए, मतलब जो प्राइसेस है पर यूनिट प्राइस है वो भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ जो है, जो रेवेन्यू ग्रोथ अल्टीमेटली जो रहेगा वो ऑन अ बेटर साइड रहेगा एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी के गवर्नेंस की अभी हम बात करेंगे तो ये कंपनी मिस्टर प्रमोद गुप्ता जी ने स्टार्ट की थी एंड 1977 में जैसे हमने जर्नी देखी तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। एंड अभी उनके जो 3 बेटे हैं तो उनके एल्डर सन मिस्टर अनुराग गुप्ता वो कंपनी के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ वो टेक्निकल्स का काम संभालते हैं इस कंपनी में। ही इज़ अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड ये कंपनी में 11.49% का स्टेक होल्ड करते हैं। इसके बाद इनके जो दोनों यंगर भाई है, बेसिकली ट्विन ब्रदर्स, मिस्टर विशाल गुप्ता एंड मिस्टर विकास गुप्ता, सो ये दोनों भी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस्टर विकास गुप्ता जो है वो ऑपरेशन संभालते हैं एंड मिस्टर विशाल गुप्ता फाइनेंस संभालते हैं इस कंपनी में। सो ये दोनों भी 19.5% का अप्रॉक्सीमेटली स्टेक होल्ड करते हैं इन दिस कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमें एक बहुत ही बड़ा डिप देखने को मिलेगा प्रमोटर होल्डिंग में इन सितंबर 2023। तो दिस वाज द पीरियड जब कंपनी ने अपना 500 करोड़ का QIP लॉन्च किया एंड इसी की वजह से कंपनी का जो स्टेक है, प्रमोटर्स का जो स्टेक है कंपनी में वो डाइल्यूट हुआ। लेकिन एक और चीज़ है कि उसके पहले कंपनी के प्रमोटर्स दिसंबर 21 में 66% का स्टेक
स्टेक होल्ड करते थे वो जून 23 में जस्ट बिफोर द QIP 61% पे आ गया था। तो ऑलमोस्ट 4% का स्टेक, 4-4.5% का स्टेक यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने सेल किया है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनकी बाइंग काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे दिख रही है। जून 2022 में देर वॉज हार्डली एनी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, सिर्फ 1% की होल्डिंग ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस के साइड से थी। लेकिन अभी इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जो है जून 2023 में मोर देन 10% हो गई। सो जैसे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स का यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आने लगी तो ये स्टॉक ने परफॉर्म भी उतना ही तेज़ी से किया। 111% का रिटर्न इस पीरियड में कंपनी ने जनरेट किया था इस स्टॉक ने। अगर हम कंपनी के करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 53.7% का स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। तो एक छोटी सी बाइंग भी दिख रही है फ्रॉम इन द लास्ट क्वार्टर। उसके अलावा जो DIs है एंड FIs है तो दोनों के पास लगभग 11% का स्टेक है। एंड जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वहाँ पे 24% का स्टेक दिखाई देता है एज ऑफ FY24 मार्च 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और कंसर्निंग चीज़ अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो दैट इज़ द गवर्नेंस इशू जो हमको मिला 2011 में जब कंपनी का IPO आया। तो जो इनके प्रमोटर्स है उन्होंने कुछ मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ करी, तो उन्होंने अपने ही शेयर्स में ट्रेडिंग करी एंड जो फंड्स है वो भी थोड़े से डाइवर्ट किए। सो इन सभी कारणों के वजह से सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर्स को 7 साल के लिए जो फंड रेज करने से बैन किया और जितने भी पार्टीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व थी तो उन सभी को मिलाकर मोर देन 5 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई थी। लेकिन दिस वाज इन 2011, उसके बाद 7 साल हो चुके हैं एंड कंपनी ने अभी रिसेंटली QIP भी किया। इसके अलावा हमें एज कोई गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से कोई इशू नहीं लग रहा है। मैनेजमेंट का स्किन इन द गेम है, FIs एंड DIs की होल्डिंग भी अच्छी है, तो दैट इज़ ऑल लुकिंग गुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट वी आर सीइंग। बट ये जो एक कंसर्निंग पॉइंट रहा था हिस्टोरिकली, वी कैनॉट इग्नोर दैट बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हमें डालता है। तो अभी हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो जून 2021 में अराउंड 400 रुपीज़ हुआ करता था, वो अभी 3200-3300 के आसपास चल रहा है। सो ऑलमोस्ट 8x हो गया है ये कंपनी का स्टॉक। तो 684% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है इन लास्ट 3 ईयर्स एब्सोल्यूट टर्म्स में, और कैगर बेसिस पे 98.67% का कैगर यहाँ पे इस स्टॉक प्राइस का निकल के आता है। पी टर्म्स में अगर हम देखें तो कंपनी का 3 ईयर मीडियन पी स्टैंड्स एट अराउंड 50, वहीं कंपनी का करंट पी जो है वो मोर देन 60 का नज़र आ रहा है, 60-64 के अराउंड अभी करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट अपने मीडियन से तो ये मीडियन लेवल्स से ये थोड़ा सा ऊपर ही नज़र आ रहा है इन द रिसेंट टाइम्स। अगर हम कंपनी के पीयर्स की बात करें एंड उनके वैल्यूएशन से साथ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के वैल्यूएशंस को कंपेयर करें तो करंट पी अगर हम देखें तो डिक्सॉन इज ट्रेडिंग एट 188, एम्बर एंटरप्राइजेज मोर देन 100 का पी है, एंड ईपैक एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ये दोनों मोर देन 60 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इन दोनों का पी जो है वो बाकी दोनों कंपनी से लोअर है। तो पी टर्म्स में एक कंफर्ट यहाँ पे नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू दिस बिगर प्लेयर्स। उसके साथ साथ PB रेशियो की अगर हम बात करें तो जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ है उनका 41 का PB चल रहा है, वेरेज एम्बर एंटरप्राइजेज 6.7 की PB पे ट्रेड कर रहा है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट वहाँ पे थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू एम्बर एंटरप्राइजेज, 8.26 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो इस कंपनी का है। अगर हम 3 ईयर स्टॉक प्राइस की बात करें तो डिक्सॉन ने कैगर बेसिस पे 37% से ये स्टॉक कंपाउंड हुआ है, एम्बर एंटरप्राइजेस 12%, वहीं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 99% से कंपाउंड हुआ है। ईपैक ड्यूरेबल्स जो है ये कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इनफैक्ट 1 साल भी नहीं हुआ है लिस्ट हुए, तो इसलिए इनका जो मीडियन डेटा है 3 ईयर स्टॉक प्राइस वगैरह जो डेटा है ये सारा अनअवेलेबल है। मार्जिन्स की बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन यहाँ पे रहेगा कि जो कंपनीज के मार्जिन्स है सो एबिडा टर्म्स में भी एंड पैट मार्जिन्स टर्म्स में भी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट अपने PS से बेटर कर रहा है। सो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज 2.1% का पैट मार्जिन, एम्बर एंटरप्राइजेस 2% एंड ईपैक ड्यूरेबल्स 2.5% के पैट मार्जिन पर है, वहीं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 4.9% के पैट मार्जिन पे है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है
कि जिसके मार्जिन्स बेटर रहेंगे उसके रिटर्न रेशियोज ROEs ROCs बेटर रहेंगे एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। एंड अगर हम फिर यहाँ पे वैल्यूएशंस कंपेयर करें PE बेसिस पे, तो 64 का P एज़ कम्पेयर टू इट्स बिगर पीयर्स नेमली डिक्सॉन एंड एम्बर एंटरप्राइजेज, ये बेटर नज़र आता है। बट फिर भी ये अपने मीडियम लेवल से ऑन अ हायर साइड है। सो वैल्यूएशन तो थोड़ा सा अभी मैन्युफैक्चरिंग थीम की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस ऑन अ हायर साइड ही नज़र आ रहा है सभी कंपनीज़ के करंटली। सो एक रिस्क वो रहेगा, लेकिन हमें यही देखना है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हमारे फेवर में है, कि कितना ज़्यादा हम रिस्क लेना चाहते हैं एंड उसका कितना रिवॉर्ड हमें मिलता है। तो वैल्यूएशंस उस हिसाब से हमें कंसिडर करना चाहिए कि व्हाट इज़ बेटर फॉर अस एंड व्हाट कुड यील्ड अस बेटर रिटर्न्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।